देखिए, एस्टेट शिक्षण कला के लिए कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आप सभी को भारतीय शिक्षा का जो वैदिक कालीन युग है, बौद्ध कालीन युग है, मुस्लिम कालीन युग है, इस पर क्या क्या था चर्चा किया था। और आज की क्लास में मैं आप सभी को भारत में ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद और अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद जो आधुनिक शिक्षा का मतलब विकास हुआ, उसके बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। मैंने कल क्लास के अंतिम चरण में चर्चा किया था प्राच्यवादी मत और पाश्चात्यवादी मत पर जो है चर्चा किया था। मैंने बताया था कि जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, उनका आपको शासन शुरू हो गया, तो इस बात पर बहस आपको शुरू हुई कि आखिर भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आपको किस प्रकार की हो। तो इस पर एक आपको विवाद की जो स्थिति है वह उत्पन्न हुई। उस समय जो कुछ अंग्रेज और भारतीय विद्वान थे, उनका यह मानना था कि नहीं, भारत का जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान और संस्कृति है वो बहुत ही बेहतर है और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह के विचार वाले जो लोग थे वह प्राच्यवादी कहलाए। क्या कहलाए? प्राच्यवादी। जैसे कि विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे, वह आपको प्राच्यवादी मत के समर्थक थे। जबकि बहुत सारे अंग्रेज और भारतीय विद्वानों का मानना था कि नहीं, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए, इनसे भारत का क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। तो इस तरह के जो विचार वाले लोग थे वे आपको पाश्चात्यवादी कहलाए। लॉर्ड मैकाले जो है पाश्चात्यवादी विचार के समर्थक थे। भारत के भी विद्वान राजा राम मोहन राय आपको प्राच्यवादी शिक्षा के पाश्चात्यवादी शिक्षा के क्या थे, समर्थक थे। ठीक है। देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ है, यहां पर मैं बता दूं कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के बीच जो संघर्ष चला, इस संघर्ष में पाश्चात्यवादी जो है विजयी हुए और पाश्चात्य शिक्षा की जो शुरुआत है वह अंग्रेजी शासन काल में हुई। भारत में पाश्चात्य शिक्षा या आपको अंग्रेजी शिक्षा का जो शुभारंभ है वह लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के द्वारा हुई। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में ब्रिटिश कालीन भारत के लिए आपको एक शिक्षा नीति क्या किया, प्रस्तावित किया। और उन्होंने कहा कि भारत की जो शिक्षा है या भारत के बच्चों को जो शिक्षा है वह अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। जिस तरह आपको उनके देश में शिक्षा की कॉन्वेंट पद्धति थी, उसी तरह की व्यवस्था जो है भारत में भी क्या किया जाए, लागू किया जाए। लॉर्ड मैकाले का मानना था कि भारत को के जो बच्चे हैं उनको बस इतना अंग्रेजी पढ़ा देना चाहिए जिससे कि हमको यहाँ पर शासन करने में सुविधा हो। हमको अपने शासन को चलाने के लिए जिन क्लर्कों की आवश्यकता है, उन आवश्यकता की पूर्ति जो है इस शिक्षा पद्धति से शिक्षित भारतीयों के द्वारा हो जाए। बस इसी उद्देश्य से उन्होंने आपको अपना जो शिक्षा नीति था वह प्रस्तावित किया। लॉर्ड मैकाले ने आपको अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत भी देने का काम किया था। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत भी दिया था। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। लॉर्ड मैकाले का यह मानना था कि भारत के
यदि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाएगा तो वही शिक्षा जो है छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंच जाएगी। इसी को अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति आई, इनके बाद भारत में जो प्राचीन शिक्षा पद्धति की का अस्तित्व था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, तो नष्ट होने लगा। आपको यह पता होना चाहिए कि मैकाले की शिक्षा नीति आने से पूर्व एक अंग्रेज विद्वान ने आपको भारत के शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत के केवल बंगाल और बिहार राज्य में उस समय 1 लाख से ज्यादा क्या थे, गुरुकुल थे, और हर एक गुरुकुल में 15-20 करके स्टूडेंट कम से कम क्या करते थे, पढ़ा करते थे। तो ये गुरुकुल वाली पद्धति जो है मैकाले की शिक्षा नीति के आने के बाद धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हुआ और इनके बाद अंग्रेजी व्यवस्था वाला जो शिक्षा की संस्थाएं हैं वो आपको खुलना शुरू हुआ और उसमें शिक्षा पठन पाठन का कार्य जो है विकसित हुआ। यहाँ इस क्रम में आपको याद रखना है कि 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में आपको वुड्स डिस्पैच आया था। क्या आया था? वुड्स डिस्पैच आया था। कब? 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच आया था और इस वुड्स डिस्पैच को जो देने वाले थे उनका नाम क्या था? चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड था। ठीक है, उन्होंने आपको भारत में शिक्षा के विकास को लेकर एक घोषणा पत्र क्या किया? प्रकाशित किया। इस घोषणा पत्र में कुल मिलाकर 100 अनुच्छेद थे और इस वुड्स डिस्पैच में आपको भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास को लेकर कई तरह की बातें कही गई थी, जिसमें प्रमुख था प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोला जाए भारत में और शिक्षा को जन साधारण तक, आम लोगों तक भी क्या किया जाए? पहुंचाया जाए और शिक्षा के विकास के लिए भारत में आपको विश्वविद्यालयों की भी क्या की जाए? स्थापना की जाए। और जानते हैं वुड्स डिस्पैच के अनुशंसा पर ही 1857 ईस्वी में भारत में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। न एक साथ 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में किसके अनुशंसा पर? वुड्स डिस्पैच के अनुशंसा पर। ठीक है, इनके बाद ब्रिटिश काल में आपको 1882 ईस्वी में, कब? 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपना रिपोर्ट दिया था। ने हंटर, आपको ये नाम था किनका? अंग्रेज का शिक्षाविद का, और उसके नेतृत्व में एक आयोग आपको बना था जिनको हंटर कमीशन कहा जाता है। और इस हंटर कमीशन ने आपको अपना रिपोर्ट दिया कि भारत में शैक्षिक विकास जो है वो किस तरह जारी रखा जाए, किस तरह आगे बढ़ाया जाए। तो हंटर कमीशन ने 1882 में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की। हंटर कमीशन में कुल 21 सदस्य थे, जिसमें आपको 7 भारतीय सदस्य भी थे। तो यह एक पहला कमीशन या आयोग था जिसमें आपको भारतीय लोगों को भी स्थान दिया गया था। यानी 21 सदस्यीय हंटर आयोग में 7 क्या थे? भारतीय सदस्य भी थे। इसलिए हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। हालांकि हम आगे पढ़ाएंगे कि 1964 वाला जो कोठारी आयोग है
उसको भी भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश काल का जो भारतीय शिक्षा आयोग है वह हंटर कमीशन को कहा जाता है, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1882 में दिया था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को विस्तार देने, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देने की क्या की थी, अनुशंसा की थी। इनके बाद ब्रिटिश काल में आपको 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी क्या हुआ था, पारित हुआ था। और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वह सर थॉमस रेले थे। इनके बाद आपको ब्रिटिश काल में 1910 और 11 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो उस समय के आपको केंद्रीय धारा सभा के मेंबर थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखने का काम किया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के इस अनुशंसा को अस्वीकार कर दिया गया। देखिए 1917 में सेडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट में याद रखना है, जहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इनके बाद बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वह आपको महात्मा गांधी जी ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जो है औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति के बहुत बड़े क्या थे, विरोधी थे। महात्मा गांधी का मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है वह भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों में जो बच्चों के मन, आत्मा और चरित्र तीनों का क्या करे, विकास करे। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा जो देनी चाहिए बच्चों को, वो उसमें ऐसी शिक्षा भी शामिल करना चाहिए जो बच्चे को आगे रोजगार में क्या करे, मदद करे। और इन्हीं सबको लेकर आपको वर्धा सम्मेलन हुआ था न, और उसमें आपको बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है महात्मा गांधी ने देने का काम किया था। इसके बाद पूरे देश भर में कई बुनियादी स्कूल, बेसिक स्कूल खुले। अभी भी आपको कुछ बेसिक स्कूल, बुनियादी स्कूल देखने को मिल जाएंगे। वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सभी विषयों की शिक्षा देने के साथ साथ कुछ हस्तकला सब भी सिखाया जाता है, जैसे पापड़ बनाना या जैसे सूत काटना, वस्त्र बुनाई करना, ये सब भी क्या किया जाता है, बुनियादी विद्यालयों में सिखाया जाता है। देखिए ब्रिटिश काल का जो शिक्षा संबंधी सबसे अंतिम रिपोर्ट था वह था सार्जेंट रिपोर्ट, जो कि आपको 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह तो हो गया आपको ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षा के विकास के लिए, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए जो बनाई गई कमेटियां थी और उनके जो रिपोर्ट थे उनके बारे में। देखिए पराधीन भारत में आपको बहुत सारे शिक्षाविद भी जन्म लिए थे और जिन्होंने भारत की शिक्षा को लेकर अपना अपना क्या दिया था, विचार दिया था। इसमें आपको नाम आता है एक ज्योतिबा फूले का। ज्योतिबा फूले जो कि आपको महाराष्ट्र के थे,
दलित वर्ग के लोग थे और दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले जो है समाज के जो अछूत वर्ग के लोग हैं, समाज के जो महिला वर्ग के लोग हैं, उनकी शिक्षा को महत्व देने की बात करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही किसी समाज को उन्नत कर सकती है। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम आपको सावित्रीबाई फुले था और सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले ने उस समय, सोच लीजिए 1870-80 के बीच की बात है, ज्योतिबा फुले को ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम किया था। और सावित्रीबाई फुले ने आपको महाराष्ट्र के पुणे शहर में लड़कियों के लिए अलग स्कूल की भी स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव क्या है, प्राप्त है। ये बातें तो हो गई ज्योतिबा फुले के बारे में। इनके अलावे आपको स्वामी विवेकानंद, जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने भी आपको भारत की जो प्राच्य शिक्षा पद्धति है, ज्ञान विज्ञान की प्राचीन परंपरा है, स्टेट का फी क्या है सर? अभी पढ़ा रहे हैं, आपको फी नजर आ रहा है? फी दिए तभी ना आप पढ़ाई कर रहे हैं, गजब है। हाँ, यही तो आपको स्वामी विवेकानंद ने भी भारत की जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, इनको उन्नत बनाने की बात कही। इनके साथ साथ आपको याद रखना चाहिए रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। वही रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के एक जमींदार परिवार में जन्म लिए थे, उसको जो कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति है वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह आधुनिक उस समय के जो अंग्रेजी स्कूल थे या अभी भी हैं, उनको उस कल कारखाने के समान समझते थे, जहां पर 10 बजे मास्टर रूपी मशीन जो है चलना शुरू होता है और 4 बजे वह बंद हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर आपको ऐसे थे कि वह बचपन में कभी भी किसी नियमित विद्यालय में पढ़ाई करने का काम नहीं किया, क्योंकि वह उस कॉन्वेंट शिक्षा पद्धति को अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का जो पिता था वो आपको जमींदार था, काफी पैसा था उनके पास, तो उन्होंने टैगोर की शिक्षा के लिए घर पर ही विद्वान शिक्षकों को नियुक्त किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के पास किसी तरह की औपचारिक डिग्री, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का नहीं था, लेकिन उनको शिक्षा से काफी प्रेम था। वो एक नई शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। इसलिए जब वह बड़े हुए तो उन्होंने आपको सियालदह जो है कलकत्ता के पास, सियालदह स्टेशन, वहां से 80 किलोमीटर दूर बोलपुर नाम के गांव में एक शैक्षिक संस्था की स्थापना की, जिसे आपको शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। बाद में आपको शांति निकेतन के प्रांगण में ही उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है प्राच्य और पाश्चात्य दोनों तरह की शिक्षा को एक साथ बच्चों को देने की क्या करते थे, बात करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति जो है वह सबसे बड़ा क्या है, शिक्षक है, और बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वह प्रकृति की गोद में ही देनी चाहिए। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बातें हो गई। अरविंद घोष का भी आप लोग नाम सुने होंगे। उन्होंने भी आधुनिक भारत की शिक्षा कैसी हो इसको लेकर अपने विचार दिए थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में
भारत के गुजरात राज्य में गीजू भाई बधेका नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का पुरजोर वकालत किया। गीजू भाई बधेका ने एक किताब लिखी थी, दिवा स्वप्न। पूछा भी है आपको स्टेट में। गीजू भाई बधेका ने एक किताब लिखी थी, दिवा स्वप्न, जो कि काफी आपको फेमस किताब है। हम जो आगे पीडीएफ दिए हैं उसमें ये सब चीज है। आपको ये नहीं सोचना कि सर इस पीडीएफ में तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला जो पीडीएफ आपको दिए हैं उसमें इकाई 2 वाला पीडीएफ देखिएगा तो सब गीजू भाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर सबका मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दिवा स्वप्न नाम के पुस्तक में आपको गीजू भाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा का पुरजोर क्या किया था, वकालत किया था। हाँ, क्लास का रिकॉर्डिंग तो सब क्लास का रिकॉर्डिंग होता है। कल भी जो क्लास हुई थी उसको आज आप जाकर के बिंदु देख सकते हैं। मैं क्लास ओपन कीजिएगा, एक वो तीर का निशान है उसको दबाइएगा, नीचे लेक्चर में जाइएगा तो आप क्लास जो कल हुई थी उसको देख सकते हैं। आज वाला क्लास भी देर रात तक अपलोड हो जाएगा, फिर आप उसको देख सकते हैं। सभी क्लास रिकॉर्ड होती है और इसको आप कभी भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ब्रिटिश कालीन भारत के जो शैक्षिक विचारक सब थे उनके बारे में कुछ क्या हो गई, चर्चा हो गई। हम लोगों को आगे हम लोगों को आगे जो है यहाँ पर वो एक पेज जोड़ा हुआ है जिसमें प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी मत के बारे में बताया गया है, जो कि हम आप लोगों को बताए भी हैं। विलियम जोन्स, कोर्नब्रुक, वारेन हेस्टिंग्स ये सब प्राच्यवादी थे, जबकि जेम्स मिल, मैकाले, राजा राम मोहन राय ये सब पाश्चात्यवादी थे। कुछ अतिरिक्त भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको शिक्षा से संबंधित, ब्रिटिश कालीन शिक्षा से संबंधित। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना ब्रिटिश शासन ने कब किया था, 1781 में। बनारस में हिंदू कॉलेज कब खोला गया था, 1791 में। याद रखिएगा, बनारस में हिंदू कॉलेज कब खोला गया था, 1791 में। लेकिन आपको यदि प्रश्न कर दे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर होगा 1915 में। 15 था कि 16 था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? 1915 या 16 होगा, देख लीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 1915 या 16 कोई कुछ होगा, मदन मोहन मालवीय ने किया था। लेकिन बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है 1791 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। अंग्रेज सरकार ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय कब लिया था, 1813 में। न राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा की वकालत की, अंग्रेजी शिक्षा की। आधुनिक शिक्षा अधिनियम मैकाले की शिक्षा नीति कब बनी, 1835 में। मैकाले की शिक्षा नीति में ही अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत निहित था, और इस सिद्धांत को किसने दिया, आकलैंड ने। न ये 1 लाख वाला बात अभी बतेवे किए हैं, वुड्स डिस्पैच वाली बात बतेवे किए हैं न। महात्मा गांधी का क्या क्या विचार था शिक्षा के बारे में। बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल पटना कॉलेजिएट स्कूल है, जो 1835 में खुला था। बिहार में लड़कियों के लिए पहला आधुनिक स्कूल बांकीपुर गर्ल्स स्कूल। बिहार का सबसे पुराना कॉलेज पटना कॉलेज ऑफ पटना। बिहार नेशनल कॉलेज या बीएन कॉलेज की स्थापना आपको 1889 में। बिहार का 5वां और उत्तर बिहार का पहला कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। लंगट सिंह कॉलेज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह आपको क्या किए थे, पढ़ाने का भी कार्य
किए थे। अब आज जितना भी चीज आप लोगों को बताए हैं उस पर मैं आप सभी से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता हूं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आप लोगों से है, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपये के बजट का प्रावधान कब किया था? 1813 में, 1833 में, 1853 में, कब किया था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 1813 में, 1813 में। ठीक, भारत में शिक्षा को लेकर 2 तरह का विचार उस ब्रिटिश काल में विद्वानों के बीच उभरकर सामने आया। पहला प्रकार का विचार था कि भारत के प्राचीन शिक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया जाए। उसको क्या कहा गया, प्राच्यवादी या पश्चातवादी? उसको प्राच्यवादी कहा गया। क्या कहा गया? प्राच्यवादी। और जिनका विचार था कि नहीं, भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान उतनी बेहतर नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा लागू किया जाए, उसको पाश्चात्यवादी कहा गया। ठीक है, लॉर्ड मैकाले पाश्चात्यवादी थे। अगला प्रश्न आप लोगों से है, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है वह कब आई थी? मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति 1835 ईस्वी में आई थी। मैकाले की शिक्षा नीति में एक सिद्धांत था, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। यह सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो यह सिद्धांत जो है ऑकलैंड ने दिया था। किसने दिया था? ऑकलैंड ने। मैकाले की अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि समाज के उच्च वर्गों को यदि शिक्षित कर दिया जाए तो वही शिक्षा छन छन करके समाज के निम्न वर्गों तक भी क्या होगी? पहुंच जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, वुड्स डिस्पैच कब आया था? तो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। हंटर कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1882 में दिया था। हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? तो कुल 21 सदस्य थे, जिसमें 7 जो है भारतीय सदस्य थे। ठीक है, इनके बाद कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और आयोग का गठन कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। उनके अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस रेले थे। सर थॉमस रेले। भारत में आपको ब्रिटिश सरकार के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवाज सबसे पहले किसने उठाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने उठाई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा को अच्छा मानते थे या नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा से संबंधित अंतिम रिपोर्ट कौन सा है? सार्जेंट रिपोर्ट है, जो कि आपको 1944 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके बाद भारत की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव किसको प्राप्त है? सावित्रीबाई फुले को प्राप्त है। शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कलकत्ता में मदरसा जो है स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा पहली बार कब? तो 1781 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में आपको ये बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो
देख लीजिएगा 1891 है ना, बनारस हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू 1791 में, 1791 में, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको बन रहे हैं इस सेक्शन से। इनको, इस लेक्चर को बाद में रिकॉर्डिंग में भी सुन लीजिएगा, साथ ही साथ इस पीडीएफ को क्लियर कीजिएगा। और कल से हम स्वतंत्रता बाद भारत में जो शिक्षा है उस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ने का क्या करेंगे? काम करेंगे। और जो लाइब्रेरी साइंस के हैं वो 9:20 में पुनः क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो है ये पीडीएफ सारा कन ग्रुप में सीखा डाल दिए हैं हमने। कुल मिलाकर 10-11 पीडीएफ पेडागोजी के लिए डाला है और उस 10-11 पीडीएफ को हम पढ़ाएंगे। इसमें पहला पीडीएफ अभी हम पढ़ा रहे थे और मेरा ये कहना है कि वो 10-11 पीडीएफ यदि आप पढ़ लीजिएगा तो एस्टेट का एक भी क्वेश्चन आपको पेडागोजी सेक्शन का नहीं छूटेगा। आप एस्टेट प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उल्टा करके देख लीजिए, उसी 10-11 पीडीएफ से आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगले क्लास का समय है।